हाँ, चलो स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं कृष्णा सर जयपुर से आपके बीच में शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ जानकारियां लेके आया हूं। और शिक्षक भर्ती से संबंधित हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जो इतना महत्वपूर्ण है वो आपको शिक्षक के लिए इतनी भूमिका अदा करेगा। विषय जो है कि आपको तरा भी सकता है और डुबो भी सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चर्चा करता हूं शिक्षक भर्ती को लेकर कि ये शिक्षक भर्ती कहाँ-कहाँ, किस-किस तरीके से और किस अंदाज में यहाँ पे ली जाती है शिक्षक भर्ती। तो बात कर लेता हूँ अ, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड थर्ड। देखो दोस्तों, बात ये है कि ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड, तो ये 3 प्रकार से अपनी भर्तियां चलती है रेगुलरली। अब फर्स्ट ग्रेड है वो राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड के नाम से यहाँ पे बोल देते हैं, और आपके एमपी छत्तीसगढ़ अगर बात करें तो यहाँ पे वर्ग आ जाता है। वर्ग फर्स्ट, वर्ग सेकंड और वर्ग थर्ड। और कुछ जगह है जैसे सीजी की बात करें, सीजी में अगर बात करते हैं तो सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक के नाम से आ जाता है और एक शिक्षक के नाम से आ जाता है। ठीक है, सहायक शिक्षक और शिक्षक के नाम से आ जाता है। अब यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं कि ये सहायक शिक्षक और शिक्षक की अगर जो भर्ती आती है तो इसमें हमारे अलग अलग सब्जेक्ट चलते हैं। अभी हम ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें हमारे यहाँ बात करते हैं रीट। राजस्थान में रीट भी चलता है। फिर बात आती है सीटीईटी जो सेंट्रल में चलता है, जो टेट का एग्जाम होता है सी टेट के नाम से जाता है। बात आती है एमपी टेट, सॉरी, एमपी टेट। बात आती है अपने यहाँ पे सहायक शिक्षक, ये हमने लिख दिया, और ये शिक्षक। इन सभी भर्तियों में एक विषय चलता है अपना, एक सब्जेक्ट चलता है अपना, वो है बाल विकास। बाल विकास, इसे हम सीडीपी के नाम से भी जानते हैं। सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट की भूमिका की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि इस सब्जेक्ट के अनुसार हम सारे जो टीचिंग जो है स्टैंडर्ड है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और थर्ड ग्रेड है, तो और रीट है, सी टेट है, एमपी टेट है, शिक्षक सहायक है, सहायक शिक्षक है, तो ये सब चीज है। इनकी हम अगर चर्चा करेंगे तो ये बाल विकास सब्जेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये अपने सहायक शिक्षक में 30 नंबर का आता है और शिक्षक में भी 30 नंबर का आता है, और यहाँ पे बात करें रीट में भी 30 नंबर का आता है, एमपी टेट में भी 30 नंबर का आता है, और थर्ड ग्रेड में यहाँ पे जो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी ये 30 नंबर का आता है। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में इस बाल विकास को यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से यहाँ पे जानते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पे रूप ले लेती है, और थर्ड ग्रेड रीट, सीटेट और एमपीटेट, सहायक शिक्षक, शिक्षक, इसमें ये शिक्षा मनोविज्ञान के, ये सॉरी, बाल विकास के नाम से जानते हैं। इतनी चर्चा हम करते हैं। अब बात ये करते हैं कि इसमें बाल विकास में आता क्या क्या है, तो यहाँ पे हम इसको एक बार
चर्चा में लाते हैं। दोस्तों तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है। अगर किसी को कोई समस्या आए तो आप हमें बता सकते हैं, मैसेज के जरिए बता सकते हैं। और बाल विकास, बाल विकास सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं मोस्टली, अब देखना भाई, आपका सिलेबस सामने रख रहा हूं। सहायक शिक्षक, शिक्षक हो, रीट हो, सीटेट हो, एमपीटेट हो, किसी भी प्रकार के टेट के एग्जाम हो, उसमें हम बाल विकास को पढ़ते हैं। और बाल विकास में सबसे पहले कौन कौन से चीज आती है, तो सबसे पहली बात आती है कि बाल विकास, बाल विकास कहाँ से, किसका सब्जेक्ट है, बाल विकास की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो बाल विकास की उत्पत्ति हुई है मनोविज्ञान से, मनोविज्ञान से हुई है, मनोविज्ञान से हुई है, ठीक है। अब बात आती है मनोविज्ञान को हमको पढ़ना पड़ेगा, इसका इतिहास ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा इसका इतिहास पढ़ना पड़ेगा, इसके इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। और बात आती है फिर मनोविज्ञान के बारे में, इसकी शाखाएं, मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं, शाखाएं शाखाएं उसके बाद में बात आती है बाल विकास के बारे में, तो बाल विकास का इतिहास जानेंगे, बाल विकास के इतिहास के बारे में कि बाल विकास सबसे पहले स्वतंत्र विषय कब बना, मनोविज्ञान से अलग कब हुआ, और इसको बाल विकास के ऊपर अध्ययन किसने किया, कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल विकास पर अध्ययन किया, कौन सी शताब्दी में इस पे अध्ययन किया बाल विकास पे, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में आता है बाल विकास में, बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण, ठीक है। वंशानुक्रम एवं वातावरण की बात करते हैं कि हमारे जो सिलेबस में है वंशानुक्रम और वातावरण की चर्चा हम अच्छे से करेंगे। फिर उसके बाद में आता है विकास के नियम, विकास के नियम, विकास के नियम की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से नियम चलते हैं, सतत विकास का नियम है, समीपस्थ का नियम है, अपने सिर से पैर वाला नियम है, जो अपन चर्चा इसमें करेंगे। उसके बाद में, उसके तुरंत बाद में हम चर्चा करेंगे वंशानुक्रम वातावरण हो गया, विकास के नियम हो गए। अब चर्चा करेंगे अवस्थाएं। अब अवस्थाओं की अगर हम चर्चा करें तो गर्भावस्था, गर्भावस्था, दूसरी अवस्था की अगर हम चर्चा करें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, 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 इस प्रकार से हम इनकी अलग अलग अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम बाल विकास में ही सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, सिद्धांत। अब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किया किसने दिया, एरिक्सन का कौन सा सिद्धांत था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत किसने दिया, यानी कि हम सिद्धांतों की बात करेंगे। फिर हम इसके जस्ट बाद में हम चर्चा करेंगे कि बालक का जो विकास होता है, बालक का जो विकास होता है वो किस किस अवस्थाओं में किस किस तरीके से होता है, यानी कि उसके लंबाई, चौड़ाई, वजन, जैसे लंबाई, लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई, वजन, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, वजन। और
लंबाई चौड़ाई वजन के बाद में कौन सी अवस्था में बालक कितना सीखता है, यानी कि हर एक अवस्था की अलग अलग अपनी अपनी एक विशेषता होती है। कहने का मतलब हम यहाँ पे चर्चा करें तो लंबाई चौड़ाई वजन और अवस्थाओं के अनुसार बालक कितना सीखता है। शैशवावस्था में, गर्भावस्था में तो बच्चा विकास करता है, सिर्फ अपने शरीर का विकास करता है, और शैशवावस्था में बच्चा क्या सीखता है, कितना सीखता है, बाल्यावस्था में कितना सीखता है, किशोरावस्था में कितना सीखता है, यानी कि हम सीखने की चर्चा उस पर करेंगे। तो इस प्रकार से बाल विकास का इतना सा है, अभी और आगे बताता हूं, ठीक है। फिर चर्चा करते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं हम, इधर से यहां ले जाता हूं भाई, यहां से आगे ले जाते हैं। फिर बात आती है बुद्धि की, किसकी चर्चा करेंगे, बुद्धि। अब बुद्धि भाई, जब बच्चे को संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, बुद्धि हो रही है, तो बुद्धि में हम बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया, और इसमें बुद्धि के सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत किसने दिया, विनय का कौन सा सिद्धांत था, टर्मन की बुद्धि लब्धि क्या है। कहने का मतलब है बुद्धि की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। और बुद्धि के जस्ट बाद में चर्चा आती है, बुद्धि के जस्ट बाद में चर्चा आती है, किसकी आती है, समायोजन। समायोजन की, एडजस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, समायोजन। समायोजन किस किस परिस्थितियों में बालक किस किस तरीके से समायोजन करता है, ठीक है। समायोजन के कौन कौन से तरीके होते हैं, कहां कहां बालक किस किस तरीके से समायोजन करता है। अब समायोजन के जस्ट पश्चात अगर बात करें तो बालक के अधिगम की बात करते हैं। अधिगम, अधिगम में अलग अलग, यानी कि लर्निंग, अधिगम क्या होता है, अधिगम कैसे होता है, और किस किस परिस्थितियों में अधिगम किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अधिगम में हम चर्चा करेंगे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग प्रकार से प्रयोग किए गए। कुत्ते पर प्रयोग किसने किया, बिल्ली पर किसने किया, चूहे पर किसने किया, चिंपांजी पे किसने किया, जिराफ पे किसने किया। यानी कि प्रयोग, देखो प्रयोग क्यों होता है ये आप थोड़ा सा जानना। ये प्रयोग इसलिए होते हैं कि जब हम कुत्ते बिल्ली चूहे पर प्रयोग करते हैं और वो किस तरीके से सीखते हैं, किस तरीके से वो ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से बालक भी अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से सीखता जाता है। इस हिसाब से हमने अधिगम को जाना। फिर बात आती है आगे, यहां से नहीं है ये, आगे कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ना देखना, यहां बताता हूं। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन। मोटिवेशन क्यों जरूरी होता है, कहाँ कौन कौन सी अवस्था में किस किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है हमें। फिर मोटिवेशन में पुनर्बलन, पुनर्बलन कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, किस किस तरीके से पुनर्बलन दे सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है वो आपके आ जाती है यहाँ पे एनसीएफ, यानी कि पेडागोजी की बात कर रहा हूं अब, ठीक है। और पेडागोजी में एनसीएफ की बात कर रहा हूं, एनसीएफ 2005, सॉरी, फिर आरटीई 2009, फिर अभी जो नई शिक्षा नीति है उसकी भी चर्चा हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी के साथ में आता है मापन, मूल्यांकन, ठीक है। मापन मूल्यांकन, मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, इस तरीके से हम इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से हम अपने जो बाल विकास, मेन सब्जेक्ट जो है बाल विकास, सीडीपी जिसे हम कहते हैं, इसमें ये सिलेबस आपके आ रहा है। फिर इसी के अंदर आ रहा है एक विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, यानी कि CWSN जो बच्चे हम कहते हैं। अब पहले आप ये देख लीजिए, आप इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देख सकते हो। इसके बाद में बाल विकास में अभी अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, अभी और है चर्चाएं, और हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। मिटा रहा हूं यहां से, एक मिनट। बात हम करते हैं कि बाल विकास में ही अपना जो है CDP, पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, पेडागोजी की बात अगर हम करें, ये क्यों आ रहा है भाई, मिट जा, यहीं पे बता देता हूं।
विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक यानी कि विशिष्ट बालक। अब सबसे पहले तो ये समझ लेना कि विशिष्ट बालक होता क्या है, ठीक है। इधर देखना, विशिष्ट बालक, विशिष्ट का मतलब होता है विशेष और बालक का मतलब बालक, ठीक है। विशेष बालक क्या होता है, इसे हम अंग्रेजी में CWSNB कह सकते हैं। CWSN का मतलब होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, यानी कि चाइल्ड बच्चा विद, यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड कह सकते हैं हम इसे, कि विशेष आवश्यकता वाले बालक, या यानी कि विशेष नीड जिसे है वो बालक चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स वाले बालक कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से बालक आते हैं, किस किस टाइप वाले बालक आते हैं वो चर्चा कर लेते हैं। तो विशेष आवश्यकता किसकी होगी, देखो ये मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं। एक सामान्य बालक होता है, सामान्य बालक होता है। अब सामान्य बालक ऐसे बालक जो आपके जैसे और हमारे जैसे हैं, वो सामान्य बालक कहलाते हैं, ठीक है बेटा। जिसको हम कौन पढ़ा सकता है, एक सामान्य शिक्षक पढ़ा सकता है, सामान्य सिलेबस के साथ पढ़ा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसे बालक जो सामान्य बुद्धि लब्धि, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सामान्य बुद्धि लब्धि के 90 से जो अपनी 110 होती है सामान्य बुद्धि लब्धि, यानी कि हम कहें कि ऐसे बालक जो सामान्य बुद्धि लब्धि से या तो बहुत अधिक आगे पहुंच जाते हैं या फिर बहुत अधिक पिछड़ जाते हैं या नीचे रह जाते हैं। बहुत अधिक आगे पहुंच जाते हैं यानी कि उनकी बुद्धि लब्धि हो जाती है 140, यानी कि टर्मन की सारणी की अगर बात करें 140 के समथिंग हो जाती है, या फिर बहुत अधिक नीचे चला जाता है 70 या इससे भी कम 60-50 पे चला जाता है, यानी कि जड़ वगैरह जो होते हैं, मूर्ख जड़, ये सब बुद्धि वाले जो बालक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं। अब बात यह है, ये तो सामान्य बालक हो गए, ठीक है। लेकिन 140 जिसकी बुद्धि लब्धि है, बेटा 140 बुद्धि लब्धि है तो यानी कि वो बहुत तेज गति से सीखता है, उसके लिए विशेष शिक्षक की आवश्यकता होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसको पढ़ाने वाला अलग एक टीचर होगा, उसको मैनेज करने वाला अलग टीचर होगा, ठीक है। और उसके बाद में बात आती है कि विशेष, यहाँ पे इसका सिलेबस भी विशेष होगा। उसी प्रकार से एक मंद बुद्धि वाला बालक है, यानी कि कमजोर बालक है, कमजोर विद्यार्थी है, तो उसको पढ़ाने वाला भी एक अलग। लेकिन इसके साथ साथ, इसके साथ साथ एक बात आती है, इसके साथ साथ एक बात आती है यहां पर दिव्यांग बालक। भाई ये कुछ बालक ऐसे होते हैं जो दिव्यांगता के कारण भी विशेष होते हैं। जैसे अपने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आपने पढ़ा हो, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं। तो 21 प्रकार की दिव्यांगता में अलग अलग प्रकार की दिव्यांगता है, और वो सारे दिव्यांग जो बालक होते हैं वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं, जिसे हम CWSN भी कहते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिका है। तो ये चर्चा हम बाद में करेंगे। कहने का मतलब मैं आपको एक थोड़ा सा इसके विशिष्ट के बारे में बताया हूं। अब विशिष्ट के साथ ही एक टॉपिक चलता है बेटा, समायोजन। सॉरी, समायोजन, एडजस्टमेंट, मैंने आपको ये शायद यहाँ पे बता भी दिया है। अब विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं वो समायोजन किस किस तरीके से करते हैं, और एक होता है समायोजन के साथ समावेशी शिक्षा। सॉरी, समावेशी, आगे लिख देता हूं ऐसे, शिक्षा। समावेशी शिक्षा कहने का मतलब यह है कि समायोजन चलता है, एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। अलग अलग परिस्थितियों में बालक अलग अलग तरीके से अपने आप को ढालता है, समायोजन करता है। बात आती है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा कौन सी शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसके अंतर्गत सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, यानी कि विशिष्ट आवश्यकता कोई से भी हो सकता है, चाहे तो 140 बुद्धि लब्धि वाला हो, या फिर दिव्यांग बालक हो, या फिर उनकी जिनकी बुद्धि लब्धि कम हो, वो बालक भी हो सकता है। वो क्या कहलाएगी, समावेशी शिक्षा कहलाएगी। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कहाँ दी जाती है, किस किस परिस्थितियों में समावेशी शिक्षा दी जाती है। वर्तमान शिक्षा जो है वो कौन सी शिक्षा है, यानी कि समावेशी शिक्षा है, और वर्तमान समय में बालक को केंद्र बिंदु मानते हुए समावेशी शिक्षा देते हैं। कहने का मतलब है ये मोटा मोटा आपके पास एक सिलेबस है, ठीक है। इसको हम बाल विकास में हम पढ़ेंगे, ठीक है।
अब इस बाल विकास में हम इसको पढ़ेंगे तो हमारा क्लियर क्या होगा, एक तो शिक्षक क्लियर होगा, शिक्षक क्लियर होगा, एक सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक क्लियर होगा। एक मिनट इसको हटा देता हूं। बाल विकास जब हम पढ़ेंगे तो एक तो शिक्षक क्लियर होगा, एक सहायक शिक्षक क्लियर होगा, ठीक है, एक सहायक शिक्षक क्लियर होगा, एक क्लियर होगा रीट, आपका रीट, एक क्लियर होगा आपका एम्पीटेट, सॉरी, एक क्लियर होगा आपका सीटेट, एक क्लियर होगा आपका थर्ड ग्रेड, जो अलग अलग राज्यों में है ना, हमारे यहाँ पे थर्ड ग्रेड के नाम से जानते हैं, ठीक है, थर्ड ग्रेड क्लियर होगा। और एक आपका जो है सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड भी, सेकंड ग्रेड में भी बाल विकास आता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि बाल विकास वहां शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से आपका जाना जाता है, और शिक्षा मनोविज्ञान के अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग सिलेबस के हिसाब से अलग अलग आता है। चलो, मेरे हिसाब से आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम बाल विकास की, थोड़ी सी चर्चा बाल विकास की कर लेते हैं। आपको ध्यान देना है, अब अपन पढ़ाना चालू करेंगे, मेन जो चीज है उसकी चर्चा करेंगे। आप कुछ सीख के जाना, यहाँ से सीखोगे, आपके नंबर आएंगे। और मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये मक्खन की तरह है। मक्खन को जितना ठंडा करोगे, जितना ठंडा करोगे, उतना जमता जाएगा, जमता जाएगा, और उसको रोटी के लगा के खाओगे उतना स्वाद आएगा, उसका स्वाद बढ़ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से मनोविज्ञान को जितना ठंडे दिमाग से आप पढ़ोगे, जितने कूल दिमाग से आप पढ़ोगे, ठंडे होके पढ़ोगे, क्योंकि ये गोच-पोच करने वाला विषय नहीं है, सिस्टमैटिक पढ़ने वाला विषय है बेटा। सिस्टमैटिक अगर आप पढ़ते हो तो ये आपको जीत दिलाएगा, क्योंकि हिंदी सब पढ़ते हैं, हिंदी के साथ साथ आपका जो संस्कृत है वो सब पढ़ते हैं, अंग्रेजी सब पढ़ते हैं, गणित सब पढ़ते हैं, पर्यावरण सब पढ़ते हैं, और सब अलग अलग तरीके से पढ़ते रहते हैं। लेकिन मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। क्यों? जब वैकेंसी आती है तभी पढ़ने बैठता है। तो मैं यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूँ, चर्चा से पहले आपको ध्यान देकर पढ़ना है, यहाँ पे ध्यान दे लेना भाई। मनोविज्ञान, अब कहोगे कि सर आप मनोविज्ञान क्यों पढ़ा रहे हो? अरे भाई मेरी बात सुनो, बाल विकास जो शाखा है वो किसकी है? मनोविज्ञान। बाल विकास किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। क्यों? आपके प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे, और प्रश्न कैसे पूछते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जानते हैं, यहां से चालू करते हैं इतिहास। बाल विकास से पहले हम मनोविज्ञान इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाल विकास जो है वो मनोविज्ञान की शाखा है, ठीक है। अब मनोविज्ञान की शाखा है तो हमें थोड़ा सा मनोविज्ञान का इतिहास जानना जरूरी हो जाता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ बाल विकास को मिटा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में बाल विकास की चर्चा हम चालू कर देंगे, ठीक है। मनोविज्ञान, अब मनोविज्ञान है, इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, ठीक है। अब साइकोलॉजी का इतिहास है, तो इतिहास और एक होता है अतीत, एक होता है इतिहास, एक होता है अतीत। तो जो मनोविज्ञान का जो अतीत है वो बहुत पुराना है। बहुत पुराने का मतलब है लगभग 400 ईसा पूर्व का, लगभग 400 ईसा पूर्व, ठीक है। अब मनोविज्ञान का जो अतीत है वो लगभग 400 ईसा पूर्व का है। जो मनोविज्ञान जो शब्द है, इसको सबसे पहले मैं यहीं पे लिख देता हूं आपके, सबसे पहले अरस्तु, अरस्तु ने इसकी खोज की, और अरस्तु ने खोज की तो उस समय इसका नाम था मनादर्शन, ठीक है, मनादर्शन। अब ये जो मनादर्शन है वो अरस्तु की एक पुस्तक थी। एक मिनट यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक मिनट इसको यहाँ पे होल्ड रखना। मनोविज्ञान जो है 400 ईसा पूर्व दर्शन शास्त्र की शाखा थी। किसकी शाखा थी?
दर्शन शास्त्र की शाखा थी। ठीक है, अब उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि 400 ईसा पूर्व दर्शन शास्त्र की शाखा थी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को अरस्तु ने मना दर्शन के नाम से जाना, और उसके बाद में मनोविज्ञान का जो एक स्पष्ट रूप आया वो आया मनोविज्ञान के रूप में। अब बात आती है इतिहास की। देखो इतिहास बहुत वर्षों पुराना होता है, ईसा पूर्व पुराना होता है, लेकिन हम इतिहास की बात करें तो इतिहास थोड़ा सा छोटा होता है। तो 16वीं शताब्दी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 16वीं शताब्दी की। अब 16वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था। किसका विज्ञान था? आत्मा का। कहने का मतलब यह है कि मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा। आत्मा का जो विज्ञान था वो कहने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टेस। कहने का मतलब यह है कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसका विज्ञान था? आत्मा का विज्ञान था। कि जो कोई भी बालक या जो कोई भी व्यक्ति जो कोई भी काम करता है वो अपनी आत्मा से करता है। अब आत्मा का ना कोई स्वरूप होता है ना कोई रूप होता है, तो यह परिभाषा क्या हो गई? अमान्य हो गई। यानी कि इसको स्पष्ट रूप नहीं दे पाए मनोवैज्ञानिक, इसलिए यह परिभाषा क्या हो गई? अमान्य हो गई। तो अब जब अमान्य हुई तो ये 17वीं शताब्दी तक चली। कितनी? 16वीं से 17वीं। और 17वीं शताब्दी में एक नए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, इटली के जो पेम्पालोजी नामक थे, इटली के पेम्पालोजी नामक मनोवैज्ञानिक आए। इन्होंने मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान बताया। मन व मस्तिष्क का विज्ञान बताया। मन व मस्तिष्क का विज्ञान बताया। तो कहने का मतलब यह है कि 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान था, ये स्पष्ट स्वरूप नहीं होने के कारण ये क्या हुआ? ये परिभाषा अमान्य हो गई। और 7वीं शताब्दी में इटली के पेम्पालोजी नामक मनोवैज्ञानिक आए। इन्होंने मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान बताया। यानी कि जो कोई भी बालक जो कोई भी काम करता है वो अपने मन व मस्तिष्क से करता है, लेकिन इसकी भी स्पष्ट व्याख्या नहीं हुई। और स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण यह परिभाषा 17वीं और 18वीं शताब्दी तक चली। यानी कि 17 से 18वीं शताब्दी तक चली। लेकिन 19वीं शताब्दी में, यहाँ आ जाता हूं, लेकिन 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा? अब 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। अब चेतना का विज्ञान जब कहा जाने लगा तो इसमें क्या है? कुछ मनोवैज्ञानिक आए, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली और वाइव्स। कहने का मतलब यह है कि 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसका विज्ञान था? चेतना का विज्ञान। इन्होंने क्या कहा? चेतना का विज्ञान। अब चेतना का विज्ञान, अब कहने का मतलब यह है कि मन की 3 दशाएं होती है बेटा। कितनी दशाएं होती है? 3 दशाएं। 3 प्रकार का मन होता है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अब बात यह है कि चेतन 1/10 होता है और अचेतन होता है वो 9/10 होता है, और अर्धचेतन जो मन होता है इसका कोई भाग नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि ये जो चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन
ओनली चेतना जो शब्द है इसकी कड़ी निंदा एक मैकडूगल नामक मनोवैज्ञानिक ने की। मैकडूगल, इसको मिटा देता हूं इधर से, ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से अपन चल रहे हैं आगे। तो यहाँ पे अपन चर्चा करते हैं इधर। तो चेतना जो शब्द की कड़ी निंदा की है मैकडूगल ने। मैकडूगल ने चेतना शब्द की कड़ी निंदा करी है, और चेतना शब्द की कड़ी निंदा अपनी ही पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 12 पर। कहने का मतलब यह है कि जो चेतना शब्द था वो कौन लेके आए? विलियम मैकडूगल, विलियम वुंड, विलियम जेम्स अली और वाइफ्स। और इन्होंने चेतना जो शब्द दिया नाम, उसकी कड़ी निंदा करी मैकडूगल ने। अब मैकडूगल ने अपनी ही पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 12 पर इसकी कड़ी निंदा करी। अब बात आती है कि 19वीं शताब्दी में ही विलियम वुंट ने, किसने? विलियम वुंट ने 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट के द्वारा क्या हुआ? जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर, जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर, लिप्जिग नामक स्थान पर एक प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। कहने का मतलब यह है कि इसी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में ही विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। अब इस प्रयोगशाला को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। अभी वर्तमान में इस प्रयोगशाला को किस नाम से जानते हैं? कार्ल मार्क्स। अब मैं प्रश्न बताऊंगा कि ये प्रश्न कैसे आते हैं, सारी चर्चा करूंगा, आप एक बार देखते रहिए बस, क्योंकि इतिहास है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, यानी कि वर्तमान में प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है उसको किस नाम से जानते हैं? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसी 19वीं शताब्दी से, यानी कि इसी 19वीं शताब्दी में किसकी बात आ रही है? 19वीं। देखो 19वीं शताब्दी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, कि जो दर्शन शास्त्र की जो शाखा थी मनोविज्ञान, क्योंकि 1400 ईसा पूर्व किसकी शाखा थी? मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा थी। और 19वीं शताब्दी में ही मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। किसके रूप में सामने आया? स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया मनोविज्ञान, ठीक है। इतनी चर्चा हो गई। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 19वीं शताब्दी में मैकडूगल ने अपने जो चेतना शब्द है इसका क्या किया? खंडन किया। और खंडन करने के बाद ये चेतना जो शब्द है इसको पूर्ण रूप नहीं मिलने के कारण यह परिभाषा भी क्या हो गई? अमान्य हो गई। यह परिभाषा भी क्या हो गई? अमान्य हो गई। चलो ठीक है, ये परिभाषा अमान्य हो गई तो आगे बढ़ते हैं। तो ये परिभाषा 19वीं शताब्दी तक चली और ये अमान्य हो गई। मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात आती है 20वीं शताब्दी की। देखो सारी चर्चा सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए और वो सिस्टमेटिक तरीके से अपन कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अंदर से डीप पढ़ना है, मैं प्रश्न भी करवाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो सब चीजें आपको सामने आ जाएगी। लेकिन एक बार आप देखिए तो सही कि हाँ वास्तविकता में यहाँ से मक्खन चीज निकल के आएगी और शांति से पढ़ना है, ठीक है। एक मिनट, इसको मिटा देता हूँ, उससे वापस लिख दूंगा। 20वीं शताब्दी की बात करेंगे हम।
ठीक है। 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो 20वीं शताब्दी में वाटसन जी आए। कौन से आए? वाटसन। वाटसन। और वाटसन क्या लेके आए कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का। कहने का मतलब यह है कि जो कोई भी बालक या जो कोई भी व्यक्ति जो कोई भी काम करता है वो अपने व्यवहार से करता है, यानी कि उसका व्यवहार। कहते हैं ना कि तू इस हाथ दे और इस हाथ ले, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसका विज्ञान था? व्यवहार का। और आज तक, कब तक? आज तक मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? आज तक मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का ही विज्ञान है। अभी कोई इस पे शोध नहीं हुआ, कोई इस पे काम नहीं हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसका विज्ञान था? किसके द्वारा 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा? 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसका विज्ञान था? किसके द्वारा मनोविज्ञान 17वीं शताब्दी में मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा? ठीक है, अब प्रश्न आ जाए कि विलियम वुंट के द्वारा कौन से स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की? जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर। जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। और उस लिप्जिग नामक स्थान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से कब अलग हुआ? 19वीं शताब्दी में अलग हुआ। ठीक है, बात आती है कि व्यवहार का या व्यवहार का जो परिभाषा लेके आए या व्यवहारवादी कौन थे? वाटसन। कहने का मतलब है कि मनोविज्ञान 20वीं शताब्दी में किसका विज्ञान था? व्यवहार का विज्ञान था। और वर्तमान में आज तक मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। अब देखो, ये चर्चा आपकी यहां तक कंप्लीट हुई है। अब आगे हम थोड़ी सी और चर्चा बढ़ा देते हैं। अब चर्चा ये बढ़ा देते हैं कि साहब ये जो साइकोलॉजी है, ये जो साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी शब्द, ये अंग्रेजी का शब्द है। किसका शब्द है? अंग्रेजी का शब्द है। लेकिन इस साइकोलॉजी शब्द को लेकर, ये तो साइकोलॉजी अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से? उत्पत्ति उत्पत्ति हुई ग्रीक और लैटिन। अब बात यह आ जाए कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से या लैटिन भाषा से हुई। बात आ जाती है, एक आती है आपके यूनानी। ठीक है, अब यूनानी भाषा की अगर बात आ जाए और ग्रीक अपने ग्रीक भाषा की बात आ जाए कि साइकोलॉजी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कौन से इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? ग्रीक भाषा से हुई, है ना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये प्रश्न को समझना, ये प्रश्न पूछा गया था कि मनोविज्ञान या साइकोलॉजी जो शब्द इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से मानी जाती है? तो ग्रीक भाषा से मानी जाती है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये आएगा। लेकिन या फिर लैटिन भाषा, यानी कि दोनों साथ में भी आ सकते हैं, ग्रीक व लैटिन, तो इस पे टिक करना है। लेकिन ग्रीक और यूनानी ये दोनों अलग अलग आएंगे। अगर यूनानी आता है तो सबसे यूनानी आता है और लैटिन आता है तो यूनानी लैटिन कर देंगे। अगर ग्रीक आता है और यूनानी आता है तो यूनानी को छोड़ देंगे और ग्रीक पे क्लिक करेंगे। कहने का मतलब है सबसे पहले हम ग्रीक भाषा को वो करेंगे। तो इतनी बात आपके चर्चा में आ गई होगी। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं। मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखो, इतिहास है, इतिहास को थोड़ा सा अपन अच्छे से ही पढ़े तो बढ़िया है, क्योंकि इसमें से प्रश्न बनते हैं और बने हैं, प्रश्न बनते हैं और बने हैं और बनेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो रोक दे इन प्रश्नों को। दोस्तों अच्छे से पढ़ना है, इतिहास है, सीरियस रहना है इतिहास के टाइम पे। और जब बाल विकास का जो चालू होगा मेन, तो वहां से आपको मक्खन चीज मिलेगी, अच्छी चीजें मिलेंगी, बहुत बढ़िया चीज पढ़ने को मिलेगी। बात आती है मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं। शाखाएं, ठीक है। अब प्रमुख शाखाएं, तो मैं आपको प्रमुख शाखाएं लिख रहा हूं। सामान्य मनोविज्ञान,
सामान्य मनोविज्ञान, Recording in असामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। सातवें नंबर पे बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। 10वें नंबर पे है अपना बाल हो गया, किशोर हो गया, विकासात हो गया। अब आ गया निदानात्मक, ऑब्लिक उपचारात्मक, ऑब्लिक क्लिनिकल, क्लिनिकल, निदानात्मक, उपचारात्मक, ऑब्लिक क्लिनिकल मनोविज्ञान। अब बात आ गई 11वें नंबर पे पशु मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान, परामनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारी मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अब बात हम करते हैं सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान ऐसी मनोविज्ञान जिसके अंतर्गत सामान्य बालकों का अध्ययन किया जाता है। अब सामान्य बालक कौन, जैसे आप जैसे और हमारे जैसे। असामान्य मनोविज्ञान ऐसा मनोविज्ञान जिसके अंदर असामान्य, जो सामान्य से कहीं हटकर है, जिसे हम कह सकते हैं कि कई बालक होते हैं जो कक्षा में चोरी कर ले जाते हैं, झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं और असामान्यता वाला जो व्यवहार करते हैं, सामान्य से कहीं अलग करते हैं, असामान्य बालकों का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक मनोविज्ञान यानी कि नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया अध्ययन, या सॉरी तुलनात्मक यानी कि सामान्य और असामान्य के बीच में जो अध्ययन किया जाता है, यानी कि दो के बीच में, किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में कर लो या किसी भी दो परिस्थितियों के बीच में तुलना करके अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ाया था कि प्रयोगात्मक प्रथम प्रयोगशाला यानी कि विलियम वुंड के द्वारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंड को, क्योंकि उन्होंने जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, यानी कि नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया प्रयोग द्वारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहलाता है, प्रयोग द्वारा। ठीक है, औद्योगिक मनोविज्ञान कि बालक को कौन कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, कौन से 12वीं के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लेके कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, हिंदी वाला क्या करेगा, आर्ट्स वो कॉमर्स वाला क्या करेगा, साइंस वाला क्या करेगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से उद्योग धंधों की बात करें और औद्योगिक मनोविज्ञान की बात आती है। शिक्षा मनोविज्ञान, यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शिक्षा मनोविज्ञान। अब बात आती है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक। किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी एजुकेशन साइकोलॉजी, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी एजुकेशन साइकोलॉजी, कब लिखी? 1900 में। कब लिखी? 1900 में। ठीक है, 1900 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है।
ठीक है। 1900 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एजुकेशन साइकोलॉजी, जो शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है, कि बालक को कैसी शिक्षा लेनी चाहिए, किस तरीके के शिक्षा से वो बालक आगे की तरफ बढ़ सकता है। एक आता है बाल मनोविज्ञान। यस, अब बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम जो है, वर्तमान जो नाम है आपका है बाल विकास। देखो बेटा, बाल विकास, इस चीज को देखना भाई। अब आप कह रहे थे ना कि कुछ कह रहे थे यहाँ पे कि सर ये मनोविज्ञान क्यों पढ़ा रहे हो, आप बाल विकास क्यों नहीं पढ़ा रहे? अरे भैया, बाल विकास मनोविज्ञान की शाखा है, तो मैंने यहां से निकाल के आपको बता दिया है कि देखो ये बाल मनोविज्ञान है, जो क्या है, मनोविज्ञान की शाखा है। ये बाल मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की क्या है, शाखा है, यानी कि बाल मनोविज्ञान के नाम से यहाँ पे रखा हुआ है, और इसका वर्तमान नाम या आधुनिक नाम क्या है, बाल विकास। अब बात आती है बाल विकास की, तो बाल विकास के अंतर्गत क्या होता है कि गर्भावस्था से, गर्भावस्था कह दो या कह दो जन्म से पूर्व की अवस्था, गर्भावस्था या जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, एक बार देख लो यहाँ पे। बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था, गर्भावस्था, गर्भावस्था से कहां तक, किशोरावस्था, या कह दो परिपक्वावस्था, परिपक्व अवस्था। ठीक है, कहने का मतलब ये है, हम इसीलिए ये चर्चा करें भाई कि बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर, या हम कह दे जन्म पूर्व से लेकर किशोरावस्था परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है। तो यहां से निकल के आ गया हमारा बाल विकास। अब ध्यान रखना, ठीक है। किशोर मनोविज्ञान, यहाँ पे किशोरों का अध्ययन किया जाता है। किशोर मनोविज्ञान पे कहा, किसका अध्ययन किया जाता है, किशोरों का अध्ययन किया जाता है। किशोर में कौन सा, 13 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान, यस। अब आप कंफ्यूज मत हो जरा, यह है विकासात्मक मनोविज्ञान। बेटा विकासात्मक जो मनोविज्ञान है, इसके अंतर्गत गर्भावस्था से, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत तक का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत तक की जो भी काम होता है वो विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है, यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है निदानात्मक, उपचारात्मक या क्लिनिकल मनोविज्ञान। निदान, देखो ये प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्न हमेशा आता है। निदान का मतलब क्या होता है कि समस्या को जानना, समस्या को पहचानना और उसका उपचार कर देना। यानी कि पहले हम एक उदाहरण से समझ लो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद में डॉक्टर हमारा हाथ पकड़ के ऐसे बैठ जाता है, और हाथ पकड़ने के बाद में आपसे पूछता रहता है, हाँ भाई क्या खाया था, क्या पिया था, कल आपने ठंडा खाया, गर्म खाया, ये खाया, वो खाया। अच्छा, यानी कि वो आपके हाथ पकड़ने से मतलब नहीं, हाथ में तो ये नाड़ी चल रही है, बराबर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नाड़ी नहीं रुक रही। बात ये है कि वो आपकी समस्या को जान रहा है कि आपने क्या खाया था, क्या पिया था, जिस वजह से आपको वोमिटिंग हुई, लूज मोशन हुए। कहने का मतलब है समस्या को जानना, समस्या को पहचानना, समस्या को समझना निदान कहलाता है। और उसके बाद में वो अपनी दवाइयों वाली पर्ची लेता है और उसमें दवाइयां लिखता है, अर्थात वो आपका उपचार करता है। समस्या को जानना, पहचानना तो क्या कहलाता है, निदान, और समस्या का दवाइयों के माध्यम से उपचार कर देना वो उपचार कहलाता है। और बात आती है क्लिनिकल, क्लिनिकल, अब क्लिनिकल का मतलब ये है कि मेहता क्लिनिकल, फलाना क्लिनिकल, शर्मा क्लिनिकल, डिमका क्लिनिकल। क्लिनिकल का मतलब भी क्या होता है बेटा, उपचार, यानी कि ये अंग्रेजी टर्म्स है, इसको समझ लेना। अब बात आती है कि सर निदान किसकी सहायता से किया जाता है, यानी कि समस्या को जानना किसकी सहायता से जान सकते हैं, समस्या को जानते हैं मनोविज्ञान की सहायता से। यानी कि समस्या को जानना, पहचानना, यानी कि निदान हमेशा मनोविज्ञान की सहायता से किया जाता है, और उपचार हमेशा शिक्षा की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है, शिक्षा। अब शिक्षा की सहायता से क्यों किया जाता है कि भाई वो डॉक्टर है, जो डॉक्टर ने शिक्षा ग्रहण करी है, तभी तो वो क्या दवाइयों में पर्ची लिख रही है, दवाइयों वो दवाइयों की पर्ची लिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि
निदान हमेशा मनोविज्ञान की सहायता से किया जाता है, उपचार हमेशा शिक्षा की सहायता से किया जाता है। ये क्लियर हो गया होगा। पशु मनोविज्ञान, कौन सी जलवायु में कौन से पशु रहते हैं, कहाँ कहाँ किस किस तरीके से पशु पाए जाते हैं, रेगिस्तान में क्या होगा है, और अपने जो कटीले वन है उनमें क्या होगा, जंगलों में कौन से होंगे, ये सारे पशुओं के बारे में। और एक आता है परामनोविज्ञान। परामनोविज्ञान का मतलब ये होता है ये आधुनिकतम शाखा है, वर्तमान जो शाखा है यानी कि नई जो शाखा जुड़ी है मनोविज्ञान में वो परामनोविज्ञान है। इसमें उलझी हुई गुत्थियों की चर्चा की जाती है। उलझी हुई गुत्थियां कैसे, कि कोई बालक को पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती है, हुआ है ऐसा, मूवियां भी चली है ऐसी, जिसमें क्या कोई बालक को पूर्व जन्म की बात याद आ जाती है, किसी बालक को क्या नाम से अपने परदादा व दादा की कोई बात याद आ जाती है और वो अपने आप करने लग जाता है। कोई कहता है कि ये यहाँ पे पानी होगा, यहाँ पे नहीं होगा, कहने का मतलब है उलझी हुई गुत्थियों पे चर्चा होती है। समाज मनोविज्ञान, अब समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत समाज के लोगों का अध्ययन किया जाता है। राजस्थान का समाज कैसा है, छत्तीसगढ़ का समाज कैसा है, एमपी का समाज कैसा है, गुजरात का समाज कैसा है, वहां का खान पान कैसा है, वहां के वेशभूषा कैसी है, रूप रंग रेखा सब कहने समाज के लोग। और एक 14 नंबर पे आता है प्रौढ़ मनोविज्ञान। प्रौढ़ मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान। अब प्रौढ़ मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रौढ़ावस्था वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ है भाई ये, है ना, प्रौढ़, ठीक है, प्रौढ़ावस्था वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से मनोविज्ञान की प्रमुख 14 शाखाएं कौन सी हैं, प्रमुख प्रमुख 14 शाखाएं हैं। तो इसको आप याद रख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके से आपकी मनोविज्ञान की प्रमुख 14 शाखाएं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आप मेरे से ये नहीं कहोगे कि सर आपने हमें बाल विकास निकाल के नहीं बताया। बाल विकास ये रहा साहब, बाल मनोविज्ञान है, इसी को हम वर्तमान में बाल विकास के नाम से जानते हैं और ये मनोविज्ञान की शाखा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, अच्छे से मैंने बताया है, मेरी पूरी कोशिश करी है अच्छे से बताने की, फिर भी समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से पढ़ लेंगे, कभी पढ़ लेंगे। तो अब हम मोटा मोटा अगर एक रिवाइज करें, मोटा मोटा अगर मैं रिवाइज करूं तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, आपको समझना है, जहां बैठे हैं वहां से जवाब देना है। सबसे पहले बात हम करते हैं इतिहास की। तो मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व किसकी शाखा मानी जाती थी, दर्शन शास्त्र की। अब शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की शाखा यानी कि 400 ईसा पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में मानते थे। फिर उसके बाद में बात आई हमने कि जो मनोविज्ञान था वो 400 ईसा पूर्व मना दर्शन के रूप में अरस्तु ने पाया। किसके रूप में पाया, अरस्तु ने। और अरस्तु ने ये मना दर्शन कहां पे लिखा, अपनी एक पुस्तक थी डी एनिमा। मना दर्शन अपनी एक पुस्तक थी जिसके अंतर्गत इन्होंने डी एनिमा पुस्तक में लिखा मनोविज्ञान को। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये थोड़ा सा चर्चा मिस तो नहीं हुई थी, शायद हो गई थी, हाँ हो गई थी, पर फिर भी बता देता हूँ। 400 ईसा पूर्व, ठीक है, किसकी शाखा, दर्शन शास्त्र। कौन थी, मनोविज्ञान, ठीक है, दर्शन शास्त्र की शाखा थी। फिर इसको मना दर्शन के रूप में कौन लेके आया, मना दर्शन के रूप में कौन लेके आए, अरस्तु लेके आया। अब अरस्तु ने मना दर्शन कहां पे लिखा, डी एनिमा में। क्या, एक पुस्तक थी अरस्तु की डी एनिमा, ठीक है बेटा, डी एनिमा, ठीक है। ये तो था इसका क्या नाम से, अतीत। अतीत, अतीत बहुत पुराना होता है, अतीत बड़ा सारा होता है, लंबा चौड़ा होता है, और दर्शन शास्त्र की शाखा थी, ये इसका अतीत है। अब मैंने इतिहास की बात करी थी, तो इतिहास में 16वीं शताब्दी पढ़ाई थी। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसका विज्ञान था, आत्मा का विज्ञान था। और आत्मा का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट, विलियम जेम्स सली और वाइव्स, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि ये परिभाषा क्या हो गई, अमान्य हो गई। और अमान्य होने के बाद में 17वीं शताब्दी में इटली के पेम्पालोजी नामक मनोवैज्ञानिक आए, इन्होंने मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान बताया। इटली के पेम्पालोजी ने किसका विज्ञान बताया, मन व मस्तिष्क का विज्ञान बताया। 17वीं शताब्दी वाली जो परिभाषा थी मन व मस्तिष्क की, वो 17वीं और 18वीं शताब्दी तक चली। उसके बाद में क्या हो गई, अमान्य हो गई। उसके तत्पश्चात आती है बात कि 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स सली और वाइव्स नामक मनोवैज्ञानिक आए। विलियम वुंट, विलियम जेम्स सरी और वाइव्स नामक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया। किसका विज्ञान बताया, चेतना का विज्ञान। चेतना का मतलब मस्तिष्क, यानी कि मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं बताई, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। तो वो यह परिभाषा क्या हो गई, अमान्य हो गई।
चेतना शब्द की कड़ी निंदा विलियम मैकडूगल ने अपनी ही पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के अंतर्गत की। अब उसके बाद में विलियम वुंड के द्वारा जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। कौन सी शताब्दी चल रही थी? 19वीं शताब्दी चल रही थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 19वीं शताब्दी चल रही थी, ध्यान रखना। और जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर की। फिर उसके बाद में बात आती है कि अपने 20वीं शताब्दी, ये परिभाषा भी क्या हो गई? अमान्य। तो 20वीं शताब्दी की बात आती है, तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। और व्यवहार का विज्ञान जब कहा जाने लगा तो वहां पे आए वाटसन। कौन आए? वाटसन। और वाटसन क्या लेके आए? व्यवहार लेके आए। क्या लेके आए? व्यवहार। कहने का मतलब है कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा कि जो कोई भी बालक जो कोई भी जैसा व्यवहार करता है वैसा ही वो प्राप्त करता है, व्यवहार का विज्ञान हुआ। इतनी चर्चा आपको इतिहास की समझ में आ गई होगी। और वर्तमान में मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का। तो और फिर उसके बाद में हम मनोविज्ञान की प्रमुख 14 शाखाएं हम आपको पढ़ के यहाँ पे बताए हैं। और बाल विकास जो था हमारी वो निकाल के बताया। बाल विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था या कह दो परिपक्व अवस्था का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में हमने आपको बताया कि विकासात्मक मनोविज्ञान, विकास में क्या हुआ? गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक का अध्ययन चलता है, ये विकास हो गया। और ये 14 मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं थी वो हमने पढ़ी। अब कुछ चीजें महत्वपूर्ण चीजें हैं वो और बताने जा रहा हूं, उसके बाद में अपन अपनी क्लास को क्लोज करेंगे, ठीक है। फिर आप ये मत कहना कि सर हमको ये बताया नहीं था, ठीक है। परिभाषाएं हैं, अब मैं महत्वपूर्ण 1 या 2 परिभाषा और 3 परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो मोस्टली पूछी जाती है, ठीक है। उन परिभाषाओं को आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, जानना है, महसूस करना है और उनको पढ़ना है, सीखना है भाई। बिना सीखे पार नहीं पढ़नी। एक मनोवैज्ञानिक आए वाटसन। पहली परिभाषा है, तो पहली परिभाषा है वाटसन की। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, कोई भी स्वस्थ बालक। अब आप कहोगे कि मंदबुद्धि बालक दे दो, ऐसे नहीं चलता भैया। स्वस्थ बालक, कोई भी स्वस्थ, तुम मुझे कोई भी स्वस्थ बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं, जैसा मैं बनाना चाहता हूं। देखो भाई, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। किसने कहा? वॉटसन। कहने का मतलब यह है, वॉटसन ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा? व्यवहार का। अब व्यवहार में सारी चीजें आती है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा और उसका आम चाल बोलचाल का व्यवहार सब आ जाता है। पढ़ाई लिखाई भी आ जाती है उसमें, ठीक है, ध्यान रखना। और तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, तो वॉटसन ने एक स्वस्थ बालक मांगा है कि नवजात शिशु, नवजात जो स्वस्थ बालक है उसको मांगा है। और नवजात शिशु बिल्कुल कोरे कागज के समान होता है, ब्लैंक होता है, बिल्कुल खाली होता है। और खाली जब होता है तो वहां पे चर्चा हम ये कर रहे हैं कि मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। अब भाई नवजात शिशु है भाई और स्वस्थ है, तो उसको उस सांचे में ढालो शुरू में ही कि मैं उसको आईएएस बनाऊंगा। तो आईएएस की शुरू से ही आईएएस की ट्रेनिंग दो, आईएएस की ट्रेनिंग दो, वो आईएएस बनेगा, 100% बन जाएगा, ठीक है। शुरू में ही उसको आर्मी की ट्रेनिंग दो, आर्मी के लिए उसको दौड़ाओ, सब कराओ, उसको रनिंग कराओ, आर्मी की ट्रेनिंग दो, आर्मी में चला जाएगा। शुरू से ही उसको डॉक्टर की ट्रेनिंग दो, उसको साइंस से संबंधित जो भी विषय है वो पढ़ाइए, फिर उसको तैयारी करवाइए। तो वो कहने का मतलब ये है, सीधी सिंपल परिभाषा है, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। फिर एक दूसरे मनोवैज्ञानिक आए, क्रोएम क्रो। क्रोएम क्रो ने क्या कहा? 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी,
तो बच्चे की शताब्दी है, 20वीं शताब्दी तो बच्चे की शताब्दी है। कहने का मतलब यह है 20वीं शताब्दी तो बच्चे की शताब्दी है। बच्चे की शताब्दी पे जोर क्यों दिया? क्योंकि भाई व्यवहार हम बच्चे से ही चालू करते हैं। जब नवजात शिशु होता है, उस नवजात शिशु को हम क्या करेंगे? पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसको व्यवहार का मतलब यही नहीं होता कि उसको जी कारे से बुलाओ, उसको ये कराओ, वो कराओ, वो नहीं होता। उसको ये होता है कि बच्चे का जो व्यवहार होता है उसको पढ़ाई लिखाई वैसी दो, उसका जो एटमोस्फियर है, जो वातावरण है, उसको वैसे तरीके से ढालो जिससे वो बच्चा आगे जाके एक सफल जीवन की तरफ बढ़ सके। तो 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी है? बच्चे की शताब्दी है। उसका व्यवहार उस तरीके से रखो। फिर एक मनोवैज्ञानिक आए अपने वुडवर्थ। अब वुडवर्थ ने क्या कहा? जो मैंने मनोविज्ञान की जो पूरी आपका इतिहास पढ़ाया था, उसकी यात्रा का वर्णन एक लाइन में रख दिया उन्होंने। यानी कि वुडवर्थ ने पूरी यात्रा का वर्णन, मनोविज्ञान की पूरी यात्रा का वर्णन एक लाइन में रख दिया। अब एक लाइन में रख दिया तो क्या लिखा उन्होंने? मनोविज्ञान ने मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया। आत्मा का क्या करा? त्याग। फिर उसके बाद में मन व मस्तिष्क का त्याग किया। मन व, देखो भाई मैं मस्तिष्क बोल रहा हूं, उस पर ध्यान देना। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और मनोविज्ञान आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। क्या करता है? विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। अब देखो वुडवर्थ ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान सबसे पहले अपनी, मैंने आपको जो मनोविज्ञान का इतिहास बताया था ना 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक, उसने पूरी लाइन एक लाइन में वर्णन कर दिया। और वो एक लाइन में वर्णन क्या किया कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग कर दिया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग कर दिया, फिर चेतना का त्याग कर दिया, और आज मनोविज्ञान किसको मानता है? व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये परिभाषा हो गई आपकी क्लियर? ठीक है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लीजिए। ये परिभाषाएं हैं आपकी इंपॉर्टेंट, जो इस इतिहास से संबंधित है, वो आपको जाननी है, पहचाननी है। ठीक है। और अब छोटी सी चर्चा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। देखो, वाटसन व्यवहारवादी, ठीक है। मैकडूगल मैकडूगल 14 मूल प्रवृत्ति, ठीक है। मैकडूगल को 14 मूल प्रवृत्ति का जनक माना जाता है, यानी कि मूल प्रवृत्ति का जनक मैकडूगल, ठीक है। स्किनर मौलिक व्यवहारवादी, मौलिक व्यवहारवादी। वाटसन हो गया व्यवहारवादी, ये स्किनर मौलिक व्यवहारवादी हो गया, यानी कि ये भी व्यवहार को मानता है। थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, ठीक है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। और एजुकेशन साइकोलॉजी को कब लिखी? सन 1900 में। कब लिखी? सन 1900, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद में वाटसन हो गया, स्किनर हो गया, और विलियम वुंड इसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, इसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक।
ठीक है, मैकडूगल हो गया, स्किनर हो गया, और ये विलियम वुंट हो गया, और ये हो गया। अब ये चर्चा हमारी यहाँ पे जाके आज की क्लास हम समाप्त करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि जो मैंने आज आपको सिखाया है, जो आपको पढ़ा है, वो आपको समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे पढ़ाने से, यहाँ आपको बोल के समझाने से, ये सब चीजें मैं पूरी नहीं दे सकता जब तक आप प्रॉपर क्लास नहीं लोगे, जब तक आप प्रॉपर तरीके से आप खुद स्टडी नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे कहने से, मेरे बताने से और मेरे यहाँ समझाने से वो कुछ नहीं होगा। खुद को पढ़ना पड़ेगा। हम तो एक मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ में चलेंगे, पढ़ना आपको पड़ेगा, हमारे कंधे से कंधा मिला के आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं चलोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। ये आपकी मर्जी है, आप कितना हमारे साथ चलते हो, कितना आप हमारे साथ पढ़ते हो। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नई क्लास के साथ। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बाल विकास, और बाल विकास को हमने यहाँ पे जान लिया कि मनोविज्ञान की शाखा थी। अब हम पढ़ेंगे बाल विकास। अब बाल विकास को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके इतिहास के साथ। फिर हम अवस्थाएं पढ़ेंगे, सारा सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। गोच पोच नहीं पढ़ना, सिस्टम से पढ़ना है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जब तक के लिए मैं चाहता हूँ इजाजत आपसे। नमस्कार।